उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चरम की ओर बढ़ता जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह बात तो तय है कि सभी पार्टियों को ब्राह्मण वोटों की आवश्यकता है, क्योंकि सभी पार्टियों ने ब्राह्मण वोट में सेंध लगाने के लिए ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास शुरू किया है। लेकिन माना जा रहा है कि इस प्रयास में सबसे सफल बहुजन समाज पार्टी ही नजर आ रही है। जब से सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी के लिए ताबड़तोड़ जिलों का दौरा शुरू किया है, तब से विरोधी पार्टियां पस्त नजर आ रही हैं। बसपा महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के ताबड़तोड़ दौरे से सियासी महकमा हलाकान है और ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने की जुगत लगा रहा है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा के मुद्दे, उनके तेवर, उनकी मेहनत के आगे अन्य सभी दलों के प्रयास फीके हैं। इसी क्रम में एक बार फिर जब बहराइच की धरती पर बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने गर्जना की, तो ब्राह्मण समुदाय ने एक साथ उद्घोष करके उनकी आवाज में अपनी आवाज को बुलंद किया। बसपा महासचिव श्री मिश्रा ने कहा कि प्रबुद्ध समाज पर हुए हर जुर्म, अत्याचार, अन्याय का गिन गिन कर हिसाब करेंगे। सरकार बनने पर ब्राह्मणों पर हुए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच कराऊंगा और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कि इसका कटा हुआ सर हमको लखनऊ में देखना है। और उसके बाद क्या हुआ था ये भी सबने मैगजीन में भी देखा, अखबारों में भी छपा, पूरी स्टोरी छपी थी इस बात की कि कैसे उसको उठा लिया गया, उसके बाद उसका सर काट दिया गया और उसका कटा हुआ धड़ जो है वहां पर कुएं में मिला था और उसकी मां की मृत्यु भी हो गई थी। उस शरीर को देखने के बाद में ये सबने देखा था। और यही जब 2012 में उनकी सरकार आई तो फिर से उन्होंने वही काम किया। किस तरीके से उन्होंने पार्टी के मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने अपने पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि ब्राह्मण समाज को सबक सिखाना है, ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, इनको सबक सिखाना है। ये अखबार में छप गया। जब अखबार में छप गया तो उसके बाद जो उनकी पार्टी में ब्राह्मण समाज के जो कहते थे कि हम तो संस्थापक रहे हैं इस पार्टी के, और वो राजाराम पांडे जी प्रतापगढ़ के, उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी एक समाज के लिए कहें कि हमें इनको सबक सिखाना है, इनका कोई काम नहीं करना। उनसे वो इतना नाराज हो गए पांडे जी से इस बात से कि उन्होंने उनको इतना बेइज्जत किया कि उन्होंने पहले तो उनका घर छीना, बंगला छीना, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और उसके बाद अपने घर से बेइज्जत करके निकाला। इतनी ग्लानि, इतना उनको झटका लगा श्री राजाराम पांडे जी को कि उनको घर जाते जाते उनका हृदय रुक गया, उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। ये वो दो पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी उसी की पर्यायवाची। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाल है। देखा आपने किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से प्रदेश में चुन चुन करके ब्राह्मण समाज के लोग और दलित समाज के लोग उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे समाजवादी पार्टी में थे, कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितने लोगों को मार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो आते ही 2017 में इस बात का ऐलान कर दिया था कि ब्राह्मण समाज के लोग हमारे निशाने पर हैं। उन्होंने जुलाई का महीना था, 17 में सरकार बनी थी, रायबरेली जिले में एक दो नहीं 5 नौजवान ब्राह्मण समाज के लोगों को उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, फिर उनको जला दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि वो मजबूत किस्म के थे और वो लोग अपनी बात खुल करके रखते थे, अपने समाज के लिए रखते थे और भाईचारा बनाने का काम दलित समाज के साथ मिलकर करते थे। उनके मंत्री, वहां के कमीना मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उस हादसे के बाद क्या किया? उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई और सरकार की भी पीठ थपथपाई और कहा कि ये तो ब्राह्मण समाज के ये लोग जो हैं बहुत बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं और ब्राह्मण समाज को सबक सिखाना है तो ऐसे अपराधियों को तो खत्म करना ही पड़ेगा। और ये बड़ा अच्छा काम हुआ। हम उनके घर जब गए तो हमने सोचा कि रायबरेली जाके उनके गांव में जब गए तो हमने कहा तो बड़े भारी अपराधी बताए जा रहे हैं, इनके पास तो अपार धन दौलत होगी, बड़ा आलीशान घर होगा। जब घर गए तो घर तो था ही नहीं, वहां तो झोपड़ी थी 10 बाई 12 फीट की। उस झोपड़ी में वो रहते थे और उसमें तो कोई भी सामान नहीं था। उस झोपड़ी को भी इन्होंने आग लगाने का काम करा, उसको भी जला दिया था। और उसके बाद तो हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। गोरखपुर में किस तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता
इलाहाबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता मुखर थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, ब्राह्मण समाज के थे, गोलियों से मार दिया गया। किस तरीके से झांसी में 5-5 ब्राह्मण समाज के लोगों को एक ही साथ मारने का काम किया, छत में सो रहे थे, वहां पर उनको मार दिए गए। किस तरह से मिर्जापुर में ब्राह्मण समाज के आर्मी के एक अभी भी नौकरी कर रहे थे, एक रिटायर्ड थे, उनसे नाराज थे क्योंकि वो लोग खुल करके काम करते थे समाज का। उनको धमकियां देने का काम हुआ पहले, जब नहीं माने तो उनके बच्चों को उठा ले गए, उनको मार दिया, उनकी आंख निकाल दी, मार दिया। उसके बाद जब शोर हुआ, हल्ला हुआ, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं नहीं हम इंक्वायरी बैठा देंगे, हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। लेकिन इंक्वायरी क्यों कराएंगे? वो इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि उनके अपने चहेते लोग जो मुलजिम है उसमें, तो जब उनके ही जो खास लोग हैं वो मुलजिम है तो इंक्वायरी क्यों होगी? दिसंबर का हादसा था, अब तो सितंबर आ गया, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी बैठाली तक नहीं गई, होने की बात तो दूसरी नहीं। लखनऊ में किस तरीके से कमलेश तिवारी, वो तो हिंदू पार्टी चलाते थे लेकिन इनके खिलाफ थे, क्यों? इनका असली चेहरा दिखाते थे लोगों को, तो नाराज। और उसके बाद क्या होता है उनके साथ में? उनकी भी हत्या हो जाती है। शोरगुल हुआ तो कहा गया नहीं नहीं इसके ये गुजरात से लोग आए थे, वो मार के चले गए, इसलिए हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। उसके बाद विनय तिवारी तो अपने घर से काम करके अपने काम करके घर जा रहा था लखनऊ में, पूरा मीडिया में, अखबारों में सब जगह छपा क्या हुआ उसके साथ। उसकी गाड़ी रोकी जाती है और रोक करके पूछते हैं अधिकारी पुलिस के, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया उसने, विनय तिवारी। अच्छा पंडित हो, ब्राह्मण हो? गोली मार दी। क्योंकि माहौल बनाया गया कि इनको मारना, इनको ठिकाने लगाना, इनको सबक सिखाना है ब्राह्मणों को। जिस दिन से सरकार बनी थी उस दिन से कानपुर में जो विक्रम कांड हुआ, उसके पहले कितनी और हत्याएं हो गई? कौन सा ऐसा जिला छूटा जहां नहीं हुई? कानपुर के में जो विक्रम कांड हुआ, उसके बाद उसको तो आपने मार ही दिया। आप मंदिर से उठा करके लाए और ला करके दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में जैसे ही घुसते हैं, आपने ला करके कहा कि गाड़ी फिसल गई, कोई अदालत नहीं, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सीधे गोलियां मार दी आपने उसको तो मार दिया, कहते हैं अपराधी था, उसे गोली चलाई थी। बाकी लोगों का क्या दोष था जो उनके साथ में थे भी नहीं, जो मुंबई में थे या कलकत्ता में काम कर रहे थे? हरियाणा में 17.5 साल का लड़का काम कर रहा था, वहां से उसको उठा लाए कि नहीं नहीं रिश्तेदार उठा लाओ, मोहल्ले का उठा लाओ, उठा के ला करके उसकी भी गाड़ी पलटती है इटावा में, और उसके बाद वो भी गाड़ी से निकलता है, उसको भी गोलियों से भून दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, लखनऊ तक पहुंच गए। जो राजधानी है राकेश पांडे, वो तो अपने माँ बाप का कोरोना में इलाज करा रहा था, बोले नहीं ये भी उसी में शामिल था, ये भी वहीं कानपुर के आसपास का है, उसको उठा ले गए। उसके माँ बाप चिल्लाते रहे कि भाई ये हमारा इलाज करा रहा, हम मर जाएंगे। उसको ले बोले ये जिंदा बचेगा तब तो तुम्हारे देखभाल करेगा, और उसको उठा के ले गए कंटोनमेंट में ले जा करके, और उसका गोलियों से उसको उड़ा दिया, शूट आउट कर दिया, इनकाउंटर कर दिया। तो इस सिलसिले को तो पूरे प्रदेश में चला करके वहीं मनीठा में उन्होंने तो कानपुर के इर्द गिर्द के जितने भी शहर थे, वहां पर जितने भी मजबूत किस्म के ब्राह्मण थे, उनकी लिस्ट बनवाई और कहा कि ये मौका बहुत अच्छा मिला है, इतना अच्छा मौका आ गया है विक्रम कांड में, अब जितने ये ब्राह्मण हैं मजबूत किस्म के, इनको सबको उठा लो इसी के नाम पे। और एक एक करके 50 लोगों को उठा लिया गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ को जेल के पीछे बंद कर दिया। 50 से ज्यादा आज भी बंद है, न कोई मुकदमा, न कोई अदालत, न कोई चार्जशीट, बंद है, क्योंकि उनको अंदर बंद करना है। कहा कि ऐसी दफाएं लगा दो 15 वर्ष तक अंदर बंद रहे। उनको तो करिए, महिलाओं को नहीं छोड़ा। जो 16.5 साल की लड़की एक दिन पहले शादी होकर के आई थी, सिर्फ एक दिन पहले, खुशी दुबे, पहले वो खुशी तिवारी थी और 30 तारीख को खुशी दुबे हो गई शादी के बाद। उसको आपने 1 तारीख उसका पहला दिन था, उसके हाथ की तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और 2 तारीख को उसको भी उठा ले गए। उसके पति को तो गोलियों से मार दिया, लेकिन उसको भी उठा ले गए। अरे उसकी मेहंदी हाथ में लगी हुई थी, सूखी नहीं थी, वो बंदूक कहां से उठा लेती? 16.5 साल की लड़की। लेकिन उसको ले जाकर के पहले अज्ञात स्थान पे रखा, और उसके बाद जब हल्ला गुल्ला हुआ तो जेल में भेज दिया। 3 महीने तक जेल में रखने के बाद मालूम पड़ा है तो नाबालिग है,
ये तो 16.5 साल की लड़की है, तो उसको बाराबंकी में ले जा करके एक रिमांड होम में बंद कर दिया, जहां से पहले से 47 लड़कियां 2 कमरे में बंद थी, 48वीं खुशी दुबे हो गई वहां पर जाके। और उसके बाद इस बात की पूरी तैयारी की गई, किसी हालत में इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। कोरोना के दौरान उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मरणासन हो गई थी, ये हुआ कि इसको पैरोल दिला दी जाए, लेकिन अधिकारियों ने छोड़िए, मुखिया ने कहा लखनऊ में बैठ करके कि नहीं, किसी भी हालत में पैरोल नहीं होनी चाहिए। पैरोल नहीं हुई, उसके बाद बेल जब आई उच्च न्यायालय में तो लगा अब तो बेल हो ही जाएगी, इसका इल्जाम ही क्या, इसके बाद इसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया जाए, तो बेल तो हो ही जानी है। तो फिर एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाई, क्योंकि निर्देश तो यही था किसी हालत में बेल नहीं होनी चाहिए इसकी, और इसलिए उस निर्देशों को पालन करते हुए जेल अधीक्षक जो रिमांड होम की अधीक्षिका थी उससे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया गया, और उसमें लिखा गया कि वो खुशी दुबे ये कहती है कि ये कंप्लेंट लिख करके उच्च न्यायालय में दाखिल की गई कि खुशी दुबे अपनी 47 जो साथी हैं उनसे कहती है कि अगर हमारी बेल हो गई और हम जेल से बाहर निकले तो हम तो इतने बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे कि पूरा प्रदेश दहशत में हम कर देंगे, और इसलिए इसकी बेल खारिज होनी चाहिए। और उसकी बेल खारिज भी करा दी, इसी उस सर्टिफिकेट के में कारण उसकी बेल भी खारिज करा दी गई। और उसको तो छोड़िए, घर में जो काम करती थी महिला, 2 महिलाओं को जो और उठा के ले गए, उनके पतियों को तो मार ही दिया, लेकिन जो महिला घर में काम करती थी उसको जब ले गए, उसके साथ में 3 साल का उसका छोटा सा मासूम सा लड़का और 6 साल की मासूम बच्ची, उसको भी जेल में उठा करके ले गए, उसको भी वहां बंद कर दिया। तो ये और कहते हैं इतनी दफाएं लगा दो कि इन बच्चों को, ब्राह्मणों के बच्चे हैं ना, इनको सबक सीखना चाहिए, ऐसा सबक सिखाओ कि जेल में रहते रहते ये वयस्क हो जाए वहां पर, और तब बाहर निकलने पाए, बाहर निकलने नहीं पाए। जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ में इन्होंने पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल फैला, उसी तरह से दलित समाज के साथ में किसी की झोपड़ी में बुलडोजर चला रहे हैं, कहीं पर चीरहरण की खुलेआम, जब चुनाव हो रहा है, चुनाव में वोट डालने महिला नहीं जा रही, उनके जहां जबरदस्ती डलवाना चाहते हैं तो चीरहरण खुलेआम करा रहे हैं, अखबार में दृश्य में दिख रहा है। किस तरह से वहां पर आपने देखा हाथरस में एक दलित समाज की लड़की के साथ में किस तरह के विभत्स दृश्य देखने को मिला लोगों को। उसके साथ पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद वो मर जाती है, जब वो मर जाती है तो उसके बाद उसका शरीर उसके घर वालों को नहीं देते हैं। और क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मुखिया वहां से जिला मजिस्ट्रेट को कहते हैं लखनऊ से बैठ करके कि इसका शरीर किसी प्रकार से भी उनके घर वालों को न दिया जाए, क्योंकि जो इसमें मुलजिम लोग हैं वो हमारे चहेते लोग हैं, उनको हमें बचाना है, उनको किसी तरह से फंस न जाए, इसलिए इसका शरीर इनके घर वालों को नहीं देना, उसका शरीर घर वालों को नहीं दिया जाता। पूरा देश देखता रहा, मीडिया वालों को दौड़ा के 2-2 किलोमीटर तक भगाने का काम किया कि वो वहां पर मौजूद ना रह पाए, घर वालों को जिंगलों के पीछे बंद कर दिया। माँ और घर वाले रोते रहे, बिलखते रहे कि अच्छा हमको दाह संस्कार करने नहीं दे रहे हो, हमको शरीर तो दिखा दो, शरीर नहीं दिखा रहे हो, दूर से ही उसका चेहरा दिखा दो अंतिम बार। नहीं, क्योंकि आदेश है। और वहां पर ले जा करके फिर खेतों में किस तरीके से मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2:30 बजे उसको जलाने का काम हुआ, ये भी दृश्य सबने देखा। लेकिन ये सरकार आज उत्तर प्रदेश में कर क्या रही है, सिवाय धोखे के अलावा? वोट तो लोगों से लिया, बड़े बड़े वादे करके, महिलाओं से कहा हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दोगे, हमें सरकार बना दोगे तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुमको मुफ्त सिलेंडर देंगे गैस का। और उसके बाद क्या किया? एक बार सिलेंडर तो दे दिया, दोबारा उसके बाद वही सिलेंडर 200 रुपए का बढ़ा करके और 1000 रुपए तक पहुंचाने का काम कर दिया। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल को 60 रुपए से बढ़ा करके और 100 और 110 पहुंचाने का काम किया। सुरक्षा की बात की थी महिलाओं की, क्या सुरक्षा कर रहे हैं महिलाओं की? आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में महिला के साथ में, एक महिला के साथ में दुराचार और उसके साथ में बलात्कार हो रहा है। क्या यही सुरक्षा है इनकी? बहन मायावती जी का समय याद करिए, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को अपने घर से किसी मजबूरी के कारण घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो सोचती विचारती नहीं थी, घर से निकल जाती थी निडर होकर के। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि हमारी तरफ कोई भी गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता।
और इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। ये उसको मालूम। उन्होंने कहा कि हम किसानों से कहा हम तुम्हारी 2 गुनी आमदनी कर देंगे। जो नौजवान थे, बेरोजगार थे, उनसे कहा तुम हमारे साथ में आ जाओ, हम तुम्हें 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का काम हर वर्ष करेंगे। इसी तरह के वादे करके, झूठे वादे करके वोट लेने का काम किया। और करा क्या? इन्होंने तो नौकरियां देने की जगह नौकरियां खत्म करने का काम किया। 1.5 से 2 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हर जगह पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी। और कैसे खत्म हुई? क्योंकि जहां नौकरियां रिटायर होते थे वहां पर रोक लगा दी कि अब कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। टीचरों से कह दिया नई नियुक्ति नहीं होगी, स्कूलों में कह दिया नियुक्ति नहीं करनी है। और उसके बाद ये कहा कि जहां सार्वजनिक उपक्रम थे, जहां पर लोग नौकरियां पाते थे, जो देश की धरोहर थी, चाहे वो ओएनजीसी हो, ऑल इंडिया हो, एयर इंडिया हो, और चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, और चाहे वो रेलवे हो, और चाहे वो रेलवे के साथ साथ में जितने भी बिजली घर हैं, उपक्रम हैं, उन सब में हो, इन सब जगह नौकरियां खत्म, नगर निगम नौकरियां खत्म, क्योंकि इनको सबको आपने प्राइवेट हाथों में देने का काम कर दिया, निजी हाथों में बेचने का काम कर दिया। किसके हाथों में बेचा? उन लोगों के हाथों में बेच रहे हैं जो लोग आपको हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। 2-3 चुनिंदा आपके जो उद्योगपति हैं, उन्हीं के हाथों में सब चीज बेचने का काम कर दिया और नौकरियां खत्म करने का काम कर दिया। जब नौजवानों ने आवाज उठाई अपनी, कहा आपने तो वादा किया था वोट लेते समय कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहां गई? तो कहते हैं कि नौकरी तो हम नहीं दे सकते। ये उसी तरह का 15 जिस तरह से 15 लाख हर एक के खाते में चले जाएंगे, कहा था वोट लेने के पहले, 15 नए पैसे भी नहीं आए, उसी तरह का ये भी वादा था। लोगों ने कहा कि हम क्या करें? कहते हैं आप जाइए अपना रोजगार करिए। कौन सा रोजगार करें? कहते जाइए आप पढ़े लिखे हैं तो आप पकौड़ा बेचिए, जाके आप पकौड़ा बेचने का काम करिए। इस तरह की सलाह आपने उन लोगों को दी जिनसे आपने वोट लेने का काम किया। हम लोग पकौड़ा बेचने और कोई खराब बात नहीं मानते। हमारी पार्टी तो जो गरीब लोग हैं, जो इस तरह के खुंचे लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, हम लोग तो उनके साथ में ही खड़े रहते हैं। हमारी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आपने तो झूठा वादा किया, धोखा दिया। आपने पहले नोटबंदी लगाई, आपने जीएसटी लगाया, आपने छोटे कारोबार, बड़े कारोबार, बीच के कारोबार सब बंद करा दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को यहां से दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जहां पर उनकी क्या क्या दुर्दशा हुई पूरे देश ने देखा, हम लोगों ने भी देखा किस तरह से वो परेशान हुए। जब कोरोना आया उनको वहां से भगा दिया गया और यहां पर आकर के भी उनकी कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सरकार वो सरकार है जिसने वादे तो किए और वादे करके उन्होंने लोगों को पीछे छोड़ने का काम किया। किसानों से कहा कि हम जो है तुम्हारी 2 गुनी आमदनी कर देंगे, 2 गुनी बढ़ा देंगे, तो हमारे साथ में आ जाओ। किसानों ने सोचा चलो भाई इनके साथ में हो जाते हैं, ये 2 गुनी आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ाई, उनकी आमदनी तो शून्य कर दी। और उसके साथ साथ में 3 काले कानून ला करके ऐसे कानून लाए जिससे कि उनकी जमीन भी छीनने की योजना बना दी, हमेशा के लिए। मजबूरन उन कानून में ऐसे आपने कानून लेकर के आए जिसमें किसानों को मजबूर होकर के अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़ेगी। और किसको पट्टे में देनी पड़ेगी? इन्हीं उद्योगपतियों को, जो कि उसके बाद जमीन लेने के बाद कहते हैं कि हम फसल का पैसा देंगे तुम्हें। और फसल का पैसा कब देंगे? कोई फसल का उसमें कोई ये नहीं कि न्यूनतम पैसा देंगे, ये कानून में नहीं लिखा हुआ। फसल का पैसा देंगे, 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, तीसरे साल क्या कहेंगे कि अब की बार हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बाढ़ आ गई, उपज नहीं हुई, सूखा पड़ गया, उपज नहीं हुई, खाद अच्छी नहीं थी, बीज अच्छा नहीं था, तुमने ठीक से उसकी पेराई नहीं की, तुमने ठीक से बुआई नहीं की, और इसलिए जो है उपज खराब हो गई, हम पैसा नहीं दे सकते। पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो जमीन उसके पास थी, उसकी खुद की जमीन हमेशा के लिए उसके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि पट्टे में लिखा दी गई है। और कोर्ट कचहरी ये किसान नहीं कर सकता। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने वो धक्के खाते रहेगा, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। पिछले 1.5 वर्षों से किसान लड़ रहा है, पूरे प्रदेश का नहीं देश का लड़ रहा है। पार्लियामेंट से लेकर के पार्लियामेंट के बाहर तक हम लोग भी इनके साथ में खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन इनको कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने उनको ठेका ले लिया है उन उद्योगपतियों से
हजारों करोड़ रुपए लेकर के कि हम तो तुमको ये जमीन दिला करके रहेंगे, और इसलिए उसको वापस, कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। 500 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन के दौरान में। सर्दी में और ठंडा पानी उसके ऊपर फेंकने का काम किया, गर्मी में वो धूप में बैठा रहा, लेकिन उस कानून को वापस न लेकर के उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम हो रहा है। आप लोगों ने भी अखबार आज का भी पढ़ा होगा, कल का भी पढ़ा होगा और देखा होगा किस तरीके से अभी हरियाणा में और हरियाणा के पास बॉर्डर में किसान जो आंदोलित थे उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, और निर्देश क्या दिया गया, ये निर्देश दिया गया कि अधिकारी ने कहा कि हमको ये निर्देश है, और ये निर्देश है कि इन किसानों को सही सलामत वापस नहीं जाने देना, जो लोग आंदोलन में आके यहाँ बैठ गए। इनका फटा हुआ सर हमको देखना, फटा हुआ सर देखना, ये निर्देश दे रहा हो अपने अधिकारियों को। और उसके बाद किस तरह से लाठियां सरों पे चलाई गई, ये सब अखबारों में फोटो भी निकली हुई है, देख लीजिएगा उठा करके आप लोग, और देखने को आपको मिल जाएगा किस तरीके से एक किसान की उसमें मौत भी हो गई, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानते हैं कि जब चुनाव आएगा तो फिर से हम आ जाएंगे, फिर से हम लोगों को बहला लेंगे, फिर से धोखे में रख लेंगे, हम उनको धर्म के नाम पे वोट मांग लेंगे, कहीं देश के नाम पे वोट मांगेंगे, और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो तो बड़ी जल्दी धर्म के नाम पे मेरे साथ में आ जाएंगे। वो ये सोच, कौन सा धर्म, किस धर्म के नाम पे आपने इनको वोट दिया है? सबसे बड़ा अधर्म करने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। हम तो अयोध्या गए थे, अयोध्या के नाम से आपसे वोट मांगते हैं, तो ब्राह्मणों से कहते हैं और लोगों से भी कहते हैं कि हम तो राम लला का मंदिर बनाएंगे, इसलिए हमको वोट दे दो। अरे इनसे पूछने का काम तो करिए, हम तो गए थे वहां दर्शन करने राम लला के, और दर्शन करके और उसके बाद ही हम पूरे अयोध्या में घूमे। अयोध्या में घूमने के बाद ही हमने कार्यक्रम किया, हम सरयू नदी में भी गए, वहां पर भी हमने जलाभिषेक भी किया, दूध का अभिषेक किया, हम हनुमानगढ़ी भी गए, वहां पर हनुमान जी दर्शन किए। उसके बाद हमने अपनी बात रखी थी। ये लोग बहुत नाराज हो गए थे हमसे कि अयोध्या क्यों गए, इनका अयोध्या से क्या लेना देना, अयोध्या का तो ठेका हमारे पास है, रामलला का ठेका तो हमने ले रखा और हमारे पास ही ठेका, उनके नाम पे वोट, उनके नाम पे नोट, ये सब तो हम ही ले सकते हैं। और ये लोग वहां पर क्या करने गए? अरे हम दर्शन करने गए थे, वोट के लिए नहीं गए थे। हम लोग वोट की राजनीति धर्म से नहीं करते हैं, हम तो दर्शन कई बार पहले भी कर चुके हैं। अब की बात तो देखने गए थे कि अयोध्या सोने की नगरी बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि बन ही जाना चाहिए। जहां हजारों करोड़ रुपया हर साल बजट से इन्होंने निकाला है, पिछले 4.5 वर्षों में बताएं कितना रुपया इन्होंने अयोध्या के नाम निकाला। अभी तो इसी महीने फिर से बजट पारित हुआ, फिर से अयोध्या के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए निकाल दिए इन्होंने। वो रुपया कहां गया? हम तो यही सोच रहे थे कि अयोध्या में लग गया होगा, अयोध्या का सुधार हो गया, अयोध्या तो बहुत अच्छी नगरी बन गई होगी, सोने की नगरी दिख रही होगी, जहां हजारों करोड़ रुपया लग गया। लेकिन अयोध्या में जाकर के तो देखने को मिला कि अयोध्या के तो इतने बदतर हालात हैं, शहर के इतने खराब हालात हैं। जो सबसे खराब शहर आपको उत्तर प्रदेश में दिखता होगा, उस शहर को देख लीजिए और फिर अयोध्या चले जाइए तो आपको वो शहर अयोध्या से बेहतर नजर आएगा। वहां पर कुछ भी काम किया हो इन्होंने, जो भी काम था वो पुराना काम दिखा जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किया गया था। वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, जिससे कि सरयू नदी में पानी जो है गंदा पानी ना गिरे। पूरे शहर में सीवर डाला, पूरे शहर में नया पाइपलाइन डाली बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 की सरकार में। वहां पर जितने घाट थे सरयू नदी के बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनाए गए। वहीं पर जाते हैं, थोड़े दीपक जला लेते हैं, 200 करोड़ रुपए कहते हैं खर्चा हो गया। और दीपक भी कहां से आते हैं? यहाँ के कुम्हारों का दीपक इनको पसंद नहीं है, ये लाते हैं चाइना से, वहीं से बत्ती भी लाते हैं जलाने के लिए और वहीं से दीपक भी लाते हैं, और 200 करोड़ रुपए चाइना को दे करके कहते हैं हमने दीपक जला दिया, और अपना एक कार्यक्रम करके और फोटो छपवा करके निकल जाते हैं। अयोध्या में यही रुपया लगा देते तो अयोध्या का रूप बदल जाता। मंदिर के नाम पे 93 से लेकर आज तक राम मंदिर के नाम पे लाखों करोड़ रुपए कमा लिए इन्होंने, इकट्ठा कर लिए पूरे देश से नहीं विदेशों से भी। पर वो रुपया कहां गया? उसके बाद क्यों अब जरूरत पड़ गई इनको? जब सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय आया, निर्णय आने के बाद आपने फिर से अपने लोगों को पूरे देश में भेज दिया और प्रदेश में भेज दिया झोला लेकर के, कि झोला लेके चले गए हर घर में, कहने लगे कि रामलला का मंदिर बनाना है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया। अरे निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय का है, आपने तो कुछ भी नहीं योगदान दिया उसमें।
मंदिर बनाने के लिए, उस जमीन के लिए। आप तो चाहते तो आपकी सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी थी और सेंटर में भी थी। आपने किसानों का कानून तो बना दिया जबरदस्ती, लेकिन इसका कोई कानून नहीं बना पाए क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं।